आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लोकेशन ऑफ मेंडल्स 7 जीन्स ऑन पी क्रोमोसोम्स। कैसे मेंडल ने सातों जीन को आइडेंटिफाई और लोकेट किया था। यही जो कैरेक्टर्स हैं वह काम देंगे, बाकी नहीं देंगे। तो जब क्रोमोसोम और उसके स्टडीज स्टार्ट हुए तो मेंडल के जो रिसर्च थे उसका भी डिटेलमेंट हुआ। तो जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पर यह एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में देखेंगे कि पार्ट ऑफ द पी प्लांट कैरेक्टर डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रिसेसिव किस क्रोमोसोम पर लोकेशन है और आज मॉडर्न टर्म में उसको किस साइन से इंडिकेट किया जाता है। सबसे पहला है सीड कलर, ठीक है, येलो एंड ग्रीन। मेंडल के टाइम में इसे कैपिटल वाई और इसे स्मॉल वाई से इंडिकेट किया गया था। आज इसे कैपिटल आई और स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव को। जिस क्रोमोसोम पर उसका लोकेशन है वह है क्रोमोसोम नंबर 1। फिर आता है फ्लावर कलर, रेड एंड व्हाइट। इसको मेंडल के समय हम लोग आर से इंडिकेट कर रहे हैं, स्मॉल आर से। अभी हम लोग इसे इसे ए और स्मॉल ए से करते हैं, क्योंकि कलर जो आता है वो एंथोसाइनिन से आता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण, इसीलिए इसका नाम ए पर। और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 पर ही लोकेट करता है। जो थर्ड है वो है पॉड शेप, फ्लैट एंड कंस्ट्रिक्टेड। इसको हम लोग कैपिटल एफ और स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। क्रोमोसोम नंबर 4 पर इसका लोकेशन है और कैपिटल भी से इसको इंडिकेट किया था, कैपिटल भी और स्मॉल वी से। पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात आती है, एक्सियल एंड टर्मिनल, इसे कैपिटल एफ ए स्मॉल एफ ए से इंगित किया जाता है। क्रोमोसोम नंबर 4 पर ही इसका लोकेशन है। और उसके बाद है प्लांट हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ, जिसको कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे स्मॉल एल ई और कैपिटल एल ई से इंडिकेट किया जाता है। ये भी क्रोमोसोम नंबर 4 पर इसका लोकेशन है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि आज के दौर में, मॉडर्न समय में, इसका किस प्रकार से टर्मिनोलॉजी बना हुआ है। अब बचा पॉड कलर, ग्रीन एंड येलो। क्रोमोसोम नंबर 5 पर है और जीपी से इसको इंगित किया जाता है, जबकि सीड शेप को, जो राउंड एंड रिंकल्ड था, क्रोमोसोम नंबर 7 पर है और इसे कैपिटल आर और स्मॉल आर से इंगित किया जाता है। तो यह जो प्रकार है, यह प्रकार तब आया जब लोगों ने क्रोमोसोम्स पर इसके स्टेटस को देखा। अब अगर आप इन सब को गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 7 में से 3 जो है, 3 जो है वह क्रोमोसोम नंबर 4 पर है। वह है पॉड शेप, पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड प्लांट हाइट। 2 जो है वह क्रोमोसोम नंबर 1 पर है, सीड कलर एंड फ्लावर कलर्स। और पॉड कलर एंड सीड शेप, यह अलग अलग क्रोमोसोम है, पॉड कलर 5 पर और सीड शेप 7 पर। इस प्रकार से प्रकार के क्रोमोसोम्स जो है उन पर इन क्रोम जीन्स का लोकेशन प्रमाणित हुआ। अब यहां होता है कि किस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स को पढ़ेंगे, अच्छे से समझें। सबसे पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय अ डोमिनेंट जीन और एलील। सबसे पहला सवाल है कि डोमिनेंट जीन या एलील से आप
क्या समझते हैं? Why any gene may be called recessive? क्यों किसी जीन को हम रिसेसिव कह सकते हैं? ठीक है। Why capital T small t represents gens a tall plant, not a dwarf? कुछ सवाल जवाब ऐसे आपके सामने पेश है कि आप डोमिनेंट एलील्स का मतलब क्या समझते हैं? क्यों कोई जीन या एलील रिसेसिव कहा जाता है? और क्यों कैपिटल टी स्मॉल टी एक टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, ड्वार्फ को नहीं? अगर इस बात में हम थोड़ा ध्यान दें तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी जीन जो है वह एक्चुअली डीएनए है। तो बोले हाँ सही है। इस डीएनए से क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। और फिर इस एमआरएनए से क्या बनता है? तो हम कह रहे हैं कि इस एमआरएनए से ट्रांसलेशन होता है, तो फिर प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन जो है वह क्या है? तो प्रोटीन जो है वह एक्सप्रेशन है। प्रोटीन जो है वह क्या है? हम प्रोटीन को कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। प्रोटीन जो है वह फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को करता है। जीन जो है वह जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोटाइप। जो सबसे पहला सवाल है इसका, उसमें है क्या, यदि एक डोमिनेंट जीन है, सपोज करो हम पुराने ही टेक्स्ट को लेते हैं, ठीक है ना, कैपिटल टी। कैपिटल टी जीन से टॉलनेस का एमआरएनए बनेगा। टॉलनेस एमआरएनए। और इससे जो प्रोटीन बनेगा वह प्रोटीन क्या बनेगा? टॉलनेस प्रोटीन। तो रिजल्ट क्या होगा? प्लांट बिकम्स टॉल। ये एकदम बेसिक समझा रहे हैं। अभी ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि वो टॉलनेस प्रोटीन क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी एक आधार तो आपको समझना पड़ेगा। तो यह जो आधार है, इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि एक डोमिनेंट जीन है वो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो पहला सवाल क्लियर हुआ कि कोई भी डोमिनेंट क्यों होता है। अब कोई रिसेसिव क्यों होता है? कहते हैं कि अ रिसेसिव जीन यूजुअली have loss of function। इसके पास फंक्शन नहीं करने का कैपेसिटी होता है, मतलब उसमें लॉस ऑफ फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर स्मॉल टी है तो इसका अगर ट्रांसक्रिप्शन हो तो स्मॉल टी वाला एमआरएनए बनेगा, लेकिन इसका कोई प्रोटीन का फिनोटाइप एक्सप्रेशन नहीं होगा। मतलब या तो ये ट्रांसलेट नहीं होगा या फिर एमआरएनए नहीं बनेगा। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हम यहां पर भी क्रॉस लगा देते हैं, यहां पर भी क्रॉस लगाते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि स्मॉल टी जीन जो है उसका कोई प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेशन नहीं होगा। और अगर प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेशन नहीं होगा तो फिर वो कहां कुछ दिखा पाएगा? तो ऐसा नहीं दिखा पाएगा, इसलिए इसको लोगों ने क्या कहा? रेसेसिव कहा। लेकिन वहीं पर, यहां तो ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर बात हो सीड कलर का, अगर सीड कलर की बात करें, ठीक है, तो येलो डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट्स ओवर ग्रीन। अब इन दोनों में क्या है कि येलो कलर भी होता है और ग्रीन कलर भी होता है। इसका मतलब है कि इसमें एक्सप्रेशन दो तरह का है।
टॉल और ड्वार्फ में क्या था, एक ही एक्सप्रेशन था, दैट इज टॉलनेस, या तो लंबा है या नहीं है। लेकिन यहां पर दोनों तरह के एक्सप्रेशन है, येलो भी और ग्रीन भी। तो होता है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सप्रेशन होगा, तो कहते हैं ग्रीन होगा। तो येलो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उस जीन को डोमिनेंट होना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीजें होती है उसको हमको समझना चाहिए। अब जैसे आता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसमें जो है ये टॉल ही क्यों दिखा। तो ये सोचिए कि स्मॉल टी से तो कोई प्रोटीन बनेगा नहीं, टॉलनेस प्रोटीन, लेकिन कैपिटल टी तो बनाएगा ना। सपोज करो हम हैं और मेरा भाई है, दोनों साथ में रहते हैं, मुझे खाना पकाना आता है, मेरे भाई को नहीं आता है, तो क्या मेरा भाई भूखा रहेगा? उत्तर होता है जी नहीं, क्योंकि हम खाना बना सकते हैं और मेरे साथ है वो, इसलिए वो भूखा नहीं रहेगा। अब क्या हुआ कि दोनों भाई अलग अलग जगह चले गए, एक बेंगलुरु चला गया, एक रांची में रह गया। अब जो भाई खाना बना सकता था वो रांची में रह गया, और जो खाना नहीं बना सकता था वो बेंगलुरु में चला गया। रहने वाला भाई है वो तो खाना बनाया खाया, हेल्दी है। लेकिन जो बेंगलुरु में रहा, चूंकि उसको खाना नहीं बना सकता है वो, इसलिए दो ही उपाय है उसके पास, या तो वो कहीं से बोरो करे, या फिर वो अपने भाई को बुला ले रांची से कि आ जाओ तुम मेरे साथ ही रहो, या फिर वो भूखे वहां मर जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भाई वही भाई हैं, ठीक है ना, इसको वैसे ही समझना है। दोनों भाई वही भाई हैं। कैपिटल भाई जो है वो खाना बनाता है लंबाई वाला, तो लंबाई वाला खाना बनाता है, तो छोटका भाई अगर नहीं भी बना रहा है टी, तो भी सेल में वह प्रोटीन बनाता है। तो यह इस प्रकार से इन चीजों का एक डोमिनेंस और रिसेसिव का जो टर्म आता है उसको डिस्कस करते हैं। अब जैसे आपके मन में आया सवाल अभी, येलो सीड और ग्रीन सीड, तो सवाल आता है कि ग्रीन किससे कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ये क्लोरोफिल अगर डैमेज कर दिया जाए, ये क्लोरोफिल अगर डैमेज कर दिया जाए, तो फिर कैसा ये कलर दिखेगा? येलो। इसका मतलब जो जो डोमिनेंट जीन है वह क्या करता है, डैमेज करने वाला एंजाइम बनाता है, डैमेजिंग डैमेज एंजाइम बनाता है। वो एंजाइम क्या करेगा कि सीड में, सीड कोट में जो क्लोरोफिल है उसको डैमेज कर देता है, और उसका कलर कैसा दिखता है? येलो। तो अभी इस पर हम एक सिलसिलेवार तरीके से चर्चा कर रहे हैं। अब आप सब लोग ध्यान पूर्वक इस चर्चा में शामिल हो जाइए और देखिए कैसे होता है। यहाँ जो स्टडी मटेरियल है उसमें कहता है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स, है ना, कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए। सबसे पहला ए में कहता है क्या कि डोमिनेंट जीन्स यूजुअली एक्सप्रेस अ फिनोटाइप। क्यों? क्योंकि दैट सिंथेसाइज अ स्पेसिफिक प्रोटीन, जबकि रेसेसिव जीन में नॉट सिंथेसाइज देम। रेसेसिव जीन उस तरह के प्रोटीन को नहीं बना पाता है। इसीलिए जब भी डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस करेगा तो वहां आपको फिनोटाइप दिखेगा। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिखा रहा है कि कैपिटल ए डोमिनेटिंग जीन है ना, उसमें प्रोटीन बन रहा है, स्मॉल ए प्रोटीन नहीं बन रहा। लेकिन जब दोनों साथ आ गए, तो चूंकि ए प्रोटीन बना रहा है इसलिए एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा? प्रोटीन वाला दिखेगा। वही भाई वाली कहानी जो मैंने अभी बताई है, उसको हमेशा याद रखना है। अब आता है सबसे पहले राउंड एंड व्रिंकल्ड सीड का एग्जांपल। इसको एग्जांपल देखा जाए, इसमें क्या कह रहा है कि जो बीज है, बीज दो तरह का बन रहा है। एक तो गोला बीज बन जा रहा है, गोल मटोल, और दूसरा कैसा बीज बन जा रहा है? दूसरा खुरदुरेदार बन जा रहा है, ठीक है ना, वो सिकुड़ जा रहा है ना पूरा, उसका जो ऊपर है, जैसे पानी में उंगली डाल देंगे ना, तो 5-10 मिनट उंगली डाल दिएगा तो उंगली कैसा हो जाता है? झुर्रीदार हो जाता है। उसी तरह से ये झुर्रीदार हो जाएगा। आखिर कैसे ये राउंड हुआ और कैसे ये झुर्रीदार हो गया, कैसे थोड़ा सा सिकुड़ा सिकुड़ा नजर आ रहा है? क्या इसके पीछे कारण? तो इसके पीछे कारण तो है कि सेल का जो ऊपर का लेयर जो होता है, सेल वॉल, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। देखिए कैसे कहते हैं, dominant allele R expresses into round seed because good a proper shape starch grains is storage of cells of the cotyledon। आ गया।
ये छिलका जो कोटाइलेडन के ऊपर, कोटाइलेडन में जो है वो अच्छे क्वालिटी का स्टार्च बनता है, और उसके कारण क्या होता है कि वो पूरी तरह से टाइट रहता है, एकदम बढ़िया मस्त दिखेगा, ऐसा ऐसा दिखेगा। ठीक है। साथ ही साथ ये जो अच्छा जीन है वो रेगुलेट करता है किस चीज को, रेगुलेटेड बाय सुगर्स लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन इन कोटाइलेडन। इसलिए ये सीड जो होते हैं वो प्लेन दिखते हैं, इनके ऊपर का कवर भी क्या दिखता है, चिकना दिखता है। अब कह रहा है क्या कि मानो अब ये कह रहा है कि अगर आप रेसेसिव एलील की बात करते हैं जो स्मॉल आर से है, elevates the concentration of sugar in cell and therefore osmotic pressure increases. It results into the water uptake by cells and therefore cell wall shrinks. It also it is also supported by the percentage of lipids and decrease in the percentage of legumin protein. अब ये जो सेकेंड टर्म कहता है वो तो बहुत साइंटिफिक टर्म कह रहा है, उसको तो समझना पड़ेगा भाई। तो समझने के लिए हम लोग आते हैं व्हाइट बोर्ड पर। ये क्या कह रहा है कि भाई जो राउंड है ना, राउंड शेप इसलिए है क्योंकि क्योंकि जो सेल है, सेल्स ऑफ कोटाइलेडन, सीड का जो दाना है वो हैज गुड क्वांटिटी ऑफ स्टार्च। ठीक है। अब ये बताओ कि किसी सेल में स्टार्च और ग्लूकोज का क्या रिलेशन होता है। तो किसी भी सेल में स्टार्च और ग्लूकोज का इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। एस पर स्टार्च इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। किसी भी सेल में ग्लूकोज की मात्रा बहुत हो तो वहां स्टार्च कम रहता है, और अगर स्टार्च की मात्रा बढ़ती है इसका मतलब ग्लूकोज वहां पर कम हो जाता है। क्योंकि स्टार्च किससे बनता है, ग्लूकोज से बनता है स्टार्च। तो यह ग्लूकोज से स्टार्च कब बनता है, जब when need of glucose is less in the cell, then it is stored as starch. जब सेल में ग्लूकोज की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है तो ग्लूकोज क्या होता है, स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्टोर हो गया। लेकिन यही घटना उलट जाता है, तब हम कहते हैं कि when cell needs glucose for work, then starch is broken into ग्लूकोज। तब स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। अब स्टार्च और ग्लूकोज में दूसरा डिफरेंस क्या है, हम लोग करेंगे स्टार्च इज इनसॉल्युबल एंड देयरफॉर इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सॉल्यूट। इसलिए सॉल्यूट के रूप में ऐसा कंसिडरेशन नहीं किया जाता है। जबकि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज एन एक्टिव सॉल्यूट, so it increases the concentration of solute in the cell. अब वो सेल में सॉल्यूट बढ़ा दिया तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि सेल बिकम्स hypertonic and absorbs water। सबको पढ़ाए हुए हैं ये सब बेसिक मेम्ब्रेन में और ग्लूकोज वाले में। तो सेल वाटर लेने लगा, और वाटर लेने लगा तो फिर क्या रिजल्ट हुआ, तो फिर रिजल्ट ये हुआ स्टार्च इज लॉस्ट इन द मेम्ब्रेन इन द सेल एंड शेप इज अनइवन। शेप क्या हो जाता है, अनइवन हो जाता है। और जैसे अनइवन होगा शेप, तो जो गोल आपको दिख रहा था वो कैसे दिखेगा,
टूटीदार दिखेगा, ऐसा सीड दिखेगा। इस चीज को अगर आप अच्छे से बारीकी से समझें तो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं किसी भी सेल में ग्लूकोज की मात्रा और स्टार्च की मात्रा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ग्लूकोज सेल में बहुत ज्यादा है तो स्टार्च वहां बहुत ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, और अगर सेल में स्टार्च ग्लूकोज बहुत कम है वहां पर स्टार्च मिलना चाहिए, तभी वो सेल उसका यूज कर पाएगा। हम लोगों में ये लीवर सेल में जैसे ग्लाइकोजन होता है ना, ठीक उसी तरह का रिलेशनशिप है ये। अगर स्टार्च अच्छी मात्रा में है तो सेल खिंचा खिंचा रहेगा, टाइट रहेगा, एकदम गोल दिखेगा ये, एकदम ऐसे गोल। लेकिन वही स्टार्च जब टूटना शुरू हो जाएगा ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज में टूटने के कारण क्या होगा कि सेल में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और जैसे ही सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे ही सेल के जो वॉल में जो स्टार्च का कॉन्सेंट्रेशन है वो घटेगा, और पानी वो सोखना शुरू करेगा, तो जो स्ट्रक्चर टाइट था वो कैसा दिखेगा, बेढप दिखेगा। इस प्रकार से लोगों ने मेंडल को एक्सप्लेन किया उनके सीड के चर्चा करें। यहां कहता है कि डोमिनेंट जीन जो है एली, जिसको कैपिटल टी कहते हैं, रेगुलेट्स द लेवल ऑफ अ बायोएक्टिव जिब्रेलिक एसिड 1, जो कि एक जिब्रेलिन हार्मोन है। जिब्रेलिक एसिड 1, जिब्रेलिन इज ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन एंड कॉजेज इंटरनोडल इलोंगेशन। रिजल्ट क्या हुआ कि जैसे ही डोमिनेंट जीन काम किया लंबाई के लिए, तो जो प्लांट के इंटरनोड्स हैं उसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट होने लगा, और वो प्लांट क्या होने लगा, लंबा होने लगा। ठीक है, लेकिन जब वही रेसेसिव जीन है तो जिब्रेलिन तो बनेगा नहीं, तो प्लांट जो होगा वो छोटा छोटा हो जाएगा, क्योंकि इंटरनोड के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इंटरनोड आप सब लोग समझते होंगे, सबको ध्यान भी होगा कि दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। मान लो कि एक प्लांट है, यहाँ इंटरनोड है, यहाँ इंटरनोड है, ये नोड्स हैं, इनके बीच इंटरनोड हो गया। अगर इस पर जिब्रेलिन डाल देंगे तो ये प्लांट क्या होगा, लंबा लंबा हो जाए। क्यों लंबा लंबा हो जाए, क्योंकि दो इंटरनोड के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया। देखिए 1 2, और देखिए 1 एंड 2। यह किस हार्मोन कारण होता है, जिब्रेलिक एसिड के कारण होता है। तो जो लेंथ का जीन होता है कैपिटल टी, जिसे यहाँ पर एली कहा जा रहा है, वह किसको इनकोड करता है, वह जिब्रेलिन हार्मोन को इनकोड करता है। अब अगला आया पॉड शेप। पॉड शेप में दो तरह का हमें छेमी मिलता है, एक चिपटा और एक कंस्ट्रिक्टेड, एकदम जो लगता है एकदम बॉडी फिट है। आप देखते होंगे कि मटर में एक पूरा दिख जाता है मटर, उसमें उसके मटर है। एक तो ऐसे ऐसे एक चिपटा सा बनता है, मिलता है, ठीक है ना, ऐसे मिलता है पॉड हमको, जिसमें गुदा बहुत होता है, फ्लैश बहुत होता है, पता नहीं चलता। और एक जो होता है एकदम बॉडी टाइट रहता है छेमी, उसमें ऊपर से ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें कितने दाने हैं। तो ये दो फॉर्म होता है। तो कहता क्या है कि इसमें कि जो डोमिनेंट जीन होता है इसमें, जिसको भी यहां पर कहा जा रहा है, प्रोड्यूसेस कंप्लीट लेयर्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा इन द सेल वॉल एंड रिजल्ट्स फ्लैटनिंग ऑफ द पॉड। स्क्लेरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो जो चिपटा वाला है ना, उसमें ये स्क्लेरेन्काइमा सेल वॉल में खूब बढ़िया से बना, तो पूरा दम चिपट गया वो। लेकिन जैसे ही ये रेसेसिव हुआ तो रिजल्ट क्या हुआ, अब जो है इसका छिलका में स्क्लेरेन्काइमा सेल वॉल में घट गया, सेल वॉल हो गया पतला। तो पतला होने से क्या हुआ, वो सीड से टाइटली चिपक गया। इसके अंदर में जो सीड्स हैं उससे क्या होगा, स्किन चिपका हुआ था। हम लोग बोलते हैं कि इसमें फायदा बहुत होता है, इसमें वजन जो है वह कम होता है, इसमें छिलका कम बर्बाद होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार डोमिनेंट जीन जो है वह सब चीजों को बना रहा है। ठीक है, सीड कलर के बारे में जस्ट मैंने अभी बताया था। और सीड कलर के बारे में क्या बताया था मैंने, कि जो कैपिटल आई है, मतलब आई जीन encodes an enzyme that degrade chlorophyll and thus seed appears yellow। इसलिए येलो के रूप में वो सीड अपीयर करता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर ये स्मॉल आई जीन रहेगा,
तो क्लोरोफिल जस का तस रहेगा, वो डिग्रेड नहीं होगा, तो ग्रीन ही दिखेगा। इसलिए सीड का कलर, इस पर अभी हम चर्चा किए भी थे आपको, वो इसके लिए आया। अगला जो है वो फ्लावर कलर है। फूल का रंग जो है वो लाल क्यों होगा? क्योंकि उसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट बनता है। देखिए एंथोसाइनिन है ना, फ्लेवोनॉइड है, लेकिन रिसेसिव जीन इस एंथोसाइनिन को नहीं बना सकता है, तो व्हाइट रहेगा। इसी प्रकार से अगर आप सीड एंड कोटाइलेडन कलर देखें यहां पर भी, तो सीड कोटाइलेडन कलर कैसा होता है? तो नॉर्मली ये येलो होता है। तो येलो क्यों होता है? क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल को रिड्यूस डैमेज करने वाला, देखिए प्रमोट्स डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, उसको एसआरजी प्रोटीन्स कहते हैं। इस प्रोटीन को बनाएगा और रेसेसिव नहीं बनाएगा, इसलिए ग्रीन का ग्रीन रहेगा। पॉड कलर में भी यही होता है। एक डोमिनेंट जीन है, ठीक है ना, एक डोमिनेंट जीन है जिसका नाम है जीपी। यह जीपी जो है वह क्लोरोफिल को बचाता है, स्टेबलाइज करता है। देखिए इंड्यूसेस स्टेबिलिटी ऑफ ग्रेना एंड क्लोरोफिल। इसलिए पॉड का कलर कैसा दिखेगा? येलो। लेकिन वही अगर स्मॉल जीपी रहेगा तो वह ग्रेना और क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करने वाले प्रोटीन को प्रमोट करेगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि पॉड का कलर हो जाएगा येलो। तो आप इन सब चीजों को एक बार अच्छे से रिवाइज करें, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आप आसानी से इनको समझ पा रहे हैं। और थोड़ा सा जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है उसको हमेशा दिमाग में रखें, आजकल तो बहुत एडवांस हो चुका है।